हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे क्लास में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ये सारे पॉइंट्स जो कि आपने देख ही रहा होगा, आपके बोर्ड्स पे लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बोलोगे सर अभी तो आप बताए थे कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी टाइप। तो बच्चा लोग, यही केमिस्ट्री है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी एक्सेप्शंस आ सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, ईजी है। दूसरा हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो हम जितने भी टाइप्स देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, उसके हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा। क्रिस्टल लैटिस, छोटा सा डेफिनेशन है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, और हम देखेंगे यूनिट्स है। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ये सारे पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं ये बाकी का मिटा देता हूँ। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में हमने देखा हुआ था क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है आपका, ऐसा सॉलिड जिसमें जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रेगुलर फैशन को बिलोंग करें, जिनका ज्योमेट्री डेफिनाइट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसके बेसिस पे हमारे कुछ टाइप्स आते हैं। पहला टाइप्स होता है आपका क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड से आप क्या समझते हैं, सॉलिड तो सॉलिड है, क्लियर हो गया था। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, ऐसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, क्योंकि ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। हमने क्या देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड में, हम क्या बोलते थे, ऐसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर से अरेंज्ड हों। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एज्यूम क्या करते थे कि वो एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो सेम इसी के कंसेप्ट से ये डिराइव हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ मॉलिक्यूल्स हो, हम उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसका टाइप्स देख लेते हैं। पहला टाइप्स होता है नॉन पोलर सॉलिड्स, इसको हम ये भी बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स की तरफ। तो हम देख रहे थे पहला नंबर टाइप था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके अंदर पहला टाइप्स आपका आया गया नॉन पोलर सॉलिड्स या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक। अब नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके कोई भी पोल ना हो। पोल मतलब क्या होता है हमारा, प्लस और माइनस। केमिस्ट्री में हम पोल को क्या बोलते हैं, प्लस और माइनस। वही अगर हम फिजिक्स की बात करें तो नॉर्थ और साउथ को हम पोल्स कंसिडर करते हैं। तो अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो प्लस और माइनस को लेकर चलेंगे। तो आपका नॉन पोलर सॉलिड्स क्या बोलता है, ऐसे सॉलिड्स जिसके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर रूप में अरेंज्ड हो। जस्ट फॉर एग्जांपल H2, N2, Cl2, इनकी बॉन्डिंग क्या होती है, ये आपका H है, H बॉन्डेड किसके साथ होता है, दूसरे H के साथ। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो नाइट्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है, अपने ही नाइट्रोजन के साथ। तो अब इसमें अगर देखा जाए, अगर ये ब्रेक होगा तो इसमें से प्लस कौन बनेगा और माइनस कौन बनेगा, ये कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोल्स नहीं बनते जब ये मॉलिक्यूल्स टूटते हैं या जुड़ते हैं। इसीलिए किसके अंदर आता है, नॉन पोलर सॉलिड्स के अंदर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सॉलिड्स जिनके मॉलिक्यूल्स में कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, वो पोल को डिफाइन नहीं करें। पोल मतलब प्लस और माइनस चार्ज उनमें नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स।
इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि मोस्टली लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्मेट में ही अवेलेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये था आपका पहला नॉन पोलर सॉलिड। अब बढ़ते हैं सेकेंड टाइप्स की तरफ। सेकेंड टाइप जस्ट इसका उल्टा है, पोलर सॉलिड। तो ये मैं पहला वाला मिटाता नहीं हूँ। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पोलर सॉलिड्स या फिर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर में क्या था हमारा, H2 था, N2 था, H बॉन्ड H, इसके में कोई भी चार्ज नहीं आता था। सेम इसका ये अपोजिट है। पोलर सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड्स जिनमें आपके मॉलिक्यूल्स में पोल बनता हो। पोल बनता हो मतलब प्लस और माइनस चार्ज वो कैरी करते हैं। प्लस और माइनस चार्ज कैरी करेंगे तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण पोल्स वहाँ पे जनरेट होते हैं। इसके एग्जांपल्स आपका है HCl, SO2 है, आपका H2SO4 है। अब ये कैसे है, मैं HCl को तोड़ूंगा तो H प्लस और Cl माइनस, तो मेरा ये पोल क्रिएट हो गया दोनों ही पर्टिकुलर एटम्स में। SO2 सेम यही, S प्लस S2 प्लस और आपका O2 2 माइनस, सेम आपका H2SO4। इसको आप तोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये H2 है इसलिए यहाँ पे H2 प्लस और SO2 2 माइनस। तो यहाँ पे मेरे क्या जनरेट हो रहे हैं, प्लस और माइनस चार्ज जनरेट हो रहे हैं। और प्लस और माइनस चार्ज को ही सिद्धांतों में केमिस्ट्री में पोल्स कहा गया है। तो पोलर सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जिसके मॉलिक्यूल्स पे आपके पोल्स जनरेट हों। पोल्स मतलब प्लस और माइनस चार्ज जनरेट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोलर सॉलिड। क्लियर है, तो ये भी मैं मिटा देता हूँ। अब बढ़ते हैं इसी के थर्ड टाइप की तरफ, जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का आखिरी टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, याद तो होगा नहीं, मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, अगर कोई भी दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल जैसे आपका HCl, यहाँ पे आपका आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, ये ऐसा कुछ आपका पीरियोडिक टेबल होता है। यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन को लिखते हैं, यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन को लिखते हैं, दोनों तरफ रहता है, वो दोनों ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी को रखता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो जो हम बात कर रहे थे HCl की, तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस में टूटा। और आपको पता है कि ये कौन सा ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन भी अपने प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब भी ये कंपाउंड बना, जब भी ये मॉलिक्यूल बनेगा HCl का, तो क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी, कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होती है। तो इसी कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग और भी बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या बोलता है, ऐसा सॉलिड जिनके मॉलिक्यूल्स क्या हों, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर अगर वो बने हों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्ड से समझने का तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बोलता है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एलिमेंट अगर आपका प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन देना और लेने की टेंडेंसी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लगता है। इसीलिए वो जो बॉन्ड होता है वो हम हाइड्रोजन बॉन्ड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में रहता तो कोवैलेंट बॉन्ड ही है, बट उसको हम और भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन जैसे दोनों ग्रुप में प्रेजेंट रहने की टेंडेंसी रखता है। सेम यहाँ पर जो वो बॉन्ड है वो किस टेंडेंसी से बना हुआ है ये उतना क्लैरिफाई नहीं होता। किसी रिएक्शन में वो देता है, किसी रिएक्शन में वो एक्सेप्ट करता है, इसीलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डेड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके 3 कॉन्सेप्ट्स थे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो जस्ट मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। नॉन पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं,
आपके ऐसे सॉलिड्स जिनमें पोल्स ना हो, मींस प्लस और माइनस चार्ज ना हो। एग्जांपल आपका H2 हो गया, N2 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें आपके कोई भी चार्ज नहीं होते, इसीलिए वो नॉन पोलर होते हैं। पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जिनमें आपका पोल्स का जनरेशन होता है। तो पोल्स का जनरेशन किस में होगा आपका भाई? HCl में होगा, SO2 में होगा, H2SO4 में होगा। ये सारे चीज़ जो कि आपके डिस्पर्स हो जाते हैं, डिसोसिएट्स हो जाते हैं, वो आपके सारे कहलाते हैं क्या? पोलर सॉलिड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पर पूछना चाहिए आपको कि भाई मैं पोलर सॉलिड की बात कर रहा हूँ, HCl, SO2 और H2SO4 ये तो सारे लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं। जी नहीं, लिक्विड फॉर्मेट में भी होते हैं और सॉलिड फॉर्मेट में भी होते हैं, डिपेंड अपॉन योर रिएक्शन, आप कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज आना नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कब फॉर्म होता है? जब आपके दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में कंपाउंड बनाए या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का क्रिएशन होता है। उसी सॉलिड को सिद्धांतों में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा गया है। ठीक, अब हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक झलक देख लेते हैं। तो नॉन पोलर सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है क्या? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये मोस्टली रूम टेम्परेचर में आपका मोस्टली गैसियस या फिर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्यों ये पाया जाता है? क्योंकि ये नॉन पोलर है, इसीलिए जो आपका H बॉन्ड H है या N ट्रिपल बॉन्ड N है, इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो होती है किससे? लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी आपका वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स होने के कारण इनके जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये वीक होता है। इसके कारण ये गैसियस और लिक्विड फॉर्मेट में आपको देखने को मिलते हैं। वही अगर हम बात करें पोलर सॉलिड की तरफ, क्योंकि ये पोलर हैं, इनके बीच प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, और चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू लंदन फोर्स स्ट्रांग फोर्स होता है। इसीलिए मोस्टली सॉलिड के फॉर्मेट में और लिक्विड के फॉर्मेट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, इसीलिए मोस्टली आपको सिर्फ सॉलिड फॉर्मेट में देखने को मिलता है। तो ये आपके सारे प्रॉपर्टीज़ हैं किसके? मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरफ। अब एग्जाम में आपका मोस्टली क्या पूछा जाता है? एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स विथ 3 और 4 ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आपको यहाँ पे इसके नाम लिखने हैं और इसके प्रॉपर्टीज़ आपको मेंशन करने हैं। नॉन पोलर सॉलिड्स के एग्जांपल क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉलिड किस स्टेट में मोस्टली पाया जाता है, कौन सा उसमें फोर्स लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला टाइप था, जिसके अंदर ही 3 टाइप आ गया था। अब बाकी के अंदर कोई भी टाइप नहीं है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं। दूसरा आपका होता है आयोनिक सॉलिड। ठीक, पहला हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके अंदर 3 टाइप्स थे। आयोनिक सॉलिड, तो इसमें कोई भी टाइप्स नहीं है। तो आयोनिक सॉलिड क्या होता है? ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे। आयंस क्यों होंगे? क्योंकि आयोनिक सॉलिड है, तो इसी से क्लियर है इसमें आयंस होंगे। यह मॉलिक्यूलर सॉलिड था, इसीलिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका क्या था? मॉलिक्यूल्स था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो गया? आपका आयन हो गया। अब यहाँ पे फोर्स की अगर हम बात करें, तो क्योंकि आपका आयन है, प्लस और माइनस, एग्जांपल ले लेते हैं H+Cl-, तो आयंस के बीच हमारा कौन सा चार्ज लगता है? एक ही चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये अटैच्ड होते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कम्पेयर टू वंडरवाल फोर्स और एज कम्पेयर टू लंदन फोर्स स्ट्रांग फोर्स रहता है, इसीलिए ये क्या होते हैं? मोस्टली सॉलिड फॉर्मेट में आपको देखने को मिलते हैं। यह आपका क्या हो गया? फोर्स हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इनकी मेल्टिंग पॉइंट की, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। हाई क्यों होती है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनकी कंडक्टिविटी की तरफ।
कंडक्टिविटी एट सॉलिड स्टेट, अगर आपका आयोनिक सॉलिड रूप में प्रेजेंट है तो ये इंसुलेटर रहेगा, मींस नॉन कंडक्टर रहेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वहीं अगर इसको पिघला दिया जाए एट मोल्टन स्टेट तो ये बन जाता है कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ये बन जाता है, मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। अब बात आती है ऐसा क्यों करता है। आयोनिक सॉलिड में क्या होते हैं, जैसे मैं बात करूं H प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनके बीच बॉन्डिंग बन चुका है। अब मेरे पास कोई भी फ्री आयंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एक ही प्लस है और एक ही माइनस है और दोनों के बीच मेरी बॉन्डिंग बन चुकी है, इसीलिए यहाँ पे मेरा कोई भी फ्री आयन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसी चीज़ को, इसी सॉलिड को अगर मैं पिघला दूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा H प्लस और Cl माइनस का जो बीच बॉन्ड है ये मेरा बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये मेरे किस में कन्वर्ट हो गए, फ्री आयन्स में कन्वर्ट हो गए। अब मेरे पास कितने फ्री आयन है, एक प्लस फ्री आयन है और मेरे पास एक माइनस फ्री आयन है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, लॉ ऑफ चार्ज अगर होता है तो हम बोल सकते हैं कि उस सब्सटेंस से या उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब मेरे पास कितने फ्री चार्ज हैं, ये एक फ्री चार्ज है और ये दूसरा फ्री चार्ज है। इसीलिए जब हम आयोनिक सॉलिड जब पिघल जाता है मोल्टन स्टेट में तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए ये क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल एक और हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका NaCl, तो आपका डेली लाइफ में यूज़ होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये भी आपका सॉलिड है, तो ये आपका कैसे डिवाइड होता है, Na प्लस और आपका Cl माइनस में। तो एट सॉलिड स्टेट आपका Na और Cl एक एक आपके इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्डेड बनाए हुए हैं, लेकिन जब इसको हम पिघलाएंगे तो इनका ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो मेरे पास Na प्लस अलग हो गया और Cl माइनस मेरे पास अलग हो गया। अब मेरे पास कितने आयन हैं, एक प्लस आयन है और एक माइनस आयन है, इसीलिए आपका एट मोल्टन स्टेट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, आयोनिक सॉलिड, जिसके ये फॉलोइंग्स प्रॉपर्टीज़ है। और एक चीज़, ये मोस्टली आपका जो आयोनिक सॉलिड होता है ये थोड़ा सा ब्रिटल होता है। ब्रिटल करने का मतलब ये हल्का सा चमकदार होता है। आपने देखा होगा नमक दाना दाना एक समान, तो उसमें अलग से थोड़ी सी चमक होती है। तो ये फॉलोइंग्स प्रॉपर्टीज़ है आयोनिक सॉलिड्स की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, फोर्स इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कंडक्टिविटी एट सॉलिड स्टेट ये इंसुलेटर बिहेव करेगा, बट एट मोल्टन स्टेट ये कंडक्टर बिहेव करेगा और ये ब्रिटल होता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने थर्ड सॉलिड की तरफ। तो बढ़ते हैं अपन अपने थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है आपका मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड है तो यहाँ पे जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं आपके मेटेलिक आयंस। मेटेलिक आयंस जैसे आप एग्जांपल, जितने भी आपके मेटल्स अवेलेबल हैं पीरियोडिक टेबल में वो किसके अंदर आते हैं, आपके मेटेलिक सॉलिड के अंदर ये लाई करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके मेटल्स के आयन होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब मेटेलिक आयंस है तो इसमें जो भी फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि मेटेलिक के क्या है आयंस है, मतलब प्लस और माइनस चार्ज अब आपके अवेलेबल हैं, इसीलिए इसमें भी सेम फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि बॉन्डेड किससे होंगे, मेटेलिक बॉन्ड से। मेटेलिक बॉन्ड क्यों, क्योंकि आपके मेटेलिक सॉलिड है तो मेटल्स के बीच जो भी बॉन्डेड रहते हैं तो रहता तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ये मेटल के अंदर लाई कर रहा है इसीलिए हम इसको मेटेलिक बॉन्ड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ, मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लगभग मॉडरेट होता है, किसी का हाई होता है और किसी का लो भी होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये मॉडरेट है, क्योंकि हर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, किसी का लो भी होता है, इसीलिए आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मॉडरेट होता है, डिपेंड अपॉन द
मेटेलिक प्रॉपर्टी, वो कैसा मेटल है उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार उसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका होता है मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक, आपके सारे मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं और आपके डक्टाइल होते हैं, डिपेंड अपॉन इट्स नेचर। तो सबसे अच्छा जो मेलेबल और डक्टाइल मेटल है आपका हो जाता है सिल्वर है, सिल्वर के बाद आपका गोल्ड है और कॉपर है। तो मोस्टली हमको डेली लाइफ में ये 3 मेटल देखने को मिलते हैं जो कि आपका मेलेबल होता है और डक्टाइल होता है। अब मेलेबल और डक्टाइल क्या होता है, किसी भी मेटल को अगर आप ठोक ठोक के शीट के रूप में बना देते हो, डेट इज कॉल्ड मेलेबल। डक्टाइल मतलब किसी भी मेटल को आप खींच खींच के सिंगल स्ट्रिंग वायर के रूप में अगर आप बना देते हो तो वो होता है आपका डक्टाइल। तो मेटल ये दोनों ही प्रॉपर्टी रखते हैं, सबसे अच्छा ये तीनों का देखने को मिलता है। तो ये आपके मेटेलिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके मेटेलिक आयंस होते हैं, फोर्स इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रहता है, बॉन्डिंग इसमें मेटेलिक बॉन्ड की होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसका मॉडरेट होता है क्योंकि कोई मेटल जल्दी पिघल जाते हैं, कोई टाइम लगता है, इसीलिए मॉडरेट है। और आपके मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। तो ये आपकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है मेटेलिक सॉलिड्स के। एग्जांपल जो भी आपके मेटल्स हैं, आपके कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, तो ये सारे जितने भी मेटल्स हैं, आयरन हो गया, Fe, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके मेटेलिक सॉलिड के अंदर लाई करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ टाइप की तरफ, जो कि है आपका लास्ट, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। नंबर 4 कोवेलेंट सॉलिड, जिसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं और इसको जाइंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब कोवेलेंट सॉलिड, तो इसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एटम्स के बीच ही आपका क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये आपके कोवेलेंट सॉलिड है। इसमें बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, कोई भी और इसका कुछ भी नाम नहीं, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड रहता है इसीलिए ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये आपका कंडक्टर भी होता है और नॉन कंडक्टर भी होता है, एक्सेप्शन भी है। अगर आप मोस्टली की बात करें तो ये आपका नॉन कंडक्टर होता है। एक्सेप्शन है इसमें, जैसे आपके कुछ ग्रेफाइट्स हो गए, तो ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, बट इनमें एक्सेप्शन है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको बोल सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी मॉडरेट रूप में है, ये कभी कभी कंडक्टिविटी करते हैं कोई कंपाउंड, कोई नहीं भी करते हैं। तो एक्सेप्शन इसका ग्रेफाइट ही है, जो कि आपका कोवेलेंट सॉलिड है बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये कोवेलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें एटम्स होते हैं, बॉन्डेड इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये हार्ड होते हैं। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो ये मॉडरेट होता है, मोस्टली नॉन कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट सम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। तो ये हमारे 4 टाइप्स थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, जो कि हमने देखे। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर 3 टाइप्स थे, आयनिक सॉलिड इंडिविजुअल है, मेटेलिक सॉलिड इंडिविजुअल है एंड कोवेलेंट सॉलिड इंडिविजुअल है। ये याद रखिएगा, कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, या फिर उसके कंपाउंड को, मॉलिक्यूल्स को जाइंट मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक बार चारों का एक साथ डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, जिससे कि हमको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मैं जस्ट कॉलम वाइज सबको डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे टाइप्स। तो पहला टाइप है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसके अंदर आपके 3 टाइप्स आते हैं, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। दूसरा आपका आता है आयोनिक सॉलिड। तीसरा आपका आता है मेटेलिक सॉलिड।
चौथा आपका आता है कोवेलेंट सॉलिड। तो ये आपके हो गए टाइप्स। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इन सब के भी क्या होंगे, सेम मॉलिक्यूल्स ही होंगे, सबके मॉलिक्यूल्स हो गए। क्योंकि आयोनिक सॉलिड है तो इसका मॉलिक्यूल्स क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे। ये मेटेलिक सॉलिड है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटेलिक आयंस होंगे। ये कोवेलेंट सॉलिड है इसीलिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे। बात करते हैं फोर्स की, क्योंकि आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे आपका नॉन पोलर है, पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ये मोस्टली कोवेलेंट बॉन्डेड से अटैच्ड होते हैं आपके कौन, मॉलिक्यूल्स, डिपेंड अपॉन द नेचर। जैसे अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो ये वाला क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों, क्योंकि ये आपका प्लस और माइनस चार्ज में आपका पोलर रहता है। अगर वहीं हम हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ये स्पेसिफिक है, डिपेंड अपॉन। जैसे नॉन पोलर आपका कोवेलेंट रहता है, पोलर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले का फोर्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आयोनिक सॉलिड में क्या हो जाता है कम्प्लीटली, क्योंकि ये आयंस को बिलोंग करता है इसीलिए सिर्फ इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ही फोर्स रहता है। मेटेलिक सॉलिड्स में बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके, मेटेलिक आयंस। तो मेटेलिक आयंस के बीच आयंस है तो कौन सा फोर्स रहेगा आपका, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक। बॉन्डिंग क्या बोलेंगे इसको, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड इनके बीच प्रेजेंट होता है। कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड है इसीलिए प्योर कोवेलेंट बॉन्ड ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट की, तो एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ये आपका जो नॉन पोलर है वो लिक्विड और गैसियस के फॉर्मेट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सेम पोलर भी आपका लिक्विड और गैसियस फॉर्मेट में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला मोस्टली आपका लिक्विड एंड सॉलिड के फॉर्मेट में आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे देखने को मिल जाएगा। आयोनिक सॉलिड आपका प्योर सॉलिड फॉर्मेट में देखने को मिलता है। मेटालिक सॉलिड भी आपको प्योर सॉलिड फॉर्मेट में देखने को मिलता है। कोवेलेंट सॉलिड भी आपका प्योर नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें हार्ड और सॉफ्ट की, हार्ड एंड सॉफ्ट, कौन सा हार्ड होता है कौन सा सॉफ्ट होता है, तो क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, कोवेलेंट सॉलिड में सबसे स्ट्रांग बॉन्डेड होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो कुछ मेटल हार्ड भी होते हैं, कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं। तो ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों ये होते हैं, डिपेंड अपॉन मेटल के नेचर पे। आयोनिक सॉलिड की बात करें, आयोनिक सॉलिड आपका हार्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। और पोलर और नॉन पोलर की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं, या हम उनको मॉडरेट भी बोल सकते हैं, डिपेंड अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज एंड नेचर। ठीक, अब नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। आयोनिक सॉलिड का एक्सेप्शन है कि ये अगर आपका सॉलिड स्टेट में है तो ही आपका ये क्या रहेगा, इंसुलेटर। अगर ये आपका मोल्टन स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है तो ये आपका हो जाता है कंडक्टर, डिपेंड अपॉन द स्टेट। मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट में आयन इंसुलेटर क्यों रहता है, क्योंकि उसके पास फ्री आयंस नहीं होते ये। लेकिन यही आपका आयोनिक सॉलिड अगर मोल्टन स्टेट में है तो फ्री आयंस हो जाते हैं, इसीलिए वो कंडक्टर है। मेटेलिक सॉलिड, तो मेटेलिक सॉलिड आपका प्योर कंडक्टर है, मेटल है तो आपके मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कोवेलेंट सॉलिड अगर आप देखा जाए तो कोवेलेंट सॉलिड आपका इंसुलेटर है। एक्सेप्शन है इसमें कि कुछ कंडक्टर भी होते हैं, जैसा कि एग्जांपल ग्रेफाइट था आपका, तो वो प्योर कोवेलेंट सॉलिड है आपका ग्रेफाइट। बट एक्सेप्शन ये है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने टाइप्स देखे, चारों टाइप्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के।
और अगर हम बात करें बेसिक प्रॉपर्टी, एक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका नॉन पोलर है तो आप उसको इजीली तोड़ सकते हो, तो ये आपका वेरी लो होता है। पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है चलेगा। आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, क्योंकि आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई होता है, ठीक। मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो मेटेलिक सॉलिड्स की जो भी मेल्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। कोवेलेंट सॉलिड की बात करें, कोवेलेंट सॉलिड में प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। इनको पिघलाना, मेल्ट करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंटेड बॉन्ड बना हुआ है। तो यह आपकी मेल्टिंग पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो यह आपका पूरा एक साथ आपके जितने भी टाइप्स हैं, प्रॉपर्टीज़, सारा चीज़ एक साथ क्लियर किया हुआ है। इसमें आपका पहला मॉलिकुलर सॉलिड जिसके 3 टाइप्स होते हैं, आपका सेकंड आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 1 एंड 2। यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 1 और 2 कवर कर लिए हैं। पहला तो हमने टाइप देख लिया, दूसरा पॉइंट था प्रॉपर्टीज़, तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट हमारा था क्रिस्टल लैटिस। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जब भी आपका क्रिस्टल बनता है, तो क्रिस्टल क्योंकि बनेगा तो आपका 3D में बनेगा। हम लोग 2D में पढ़ते हैं, 1D में पढ़ते हैं, लेकिन जब भी कोई क्रिस्टल बनता है 3D में बनता है। तो क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन क्या होता है, जब भी आपका क्रिस्टल बनेगा तो 3D स्ट्रक्चर में जो बनने की प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल क्या होता है पहले ये समझते हैं। क्रिस्टल हम किसको क्रिस्टल मीन्स अगर आपके कोई भी सॉलिड के सरफेसेस कुछ परफेक्टली डिग्री एंगल से अलाइंड हो, तो और सारे सरफेस एक ही साथ किसी डिग्री से अलाइन हो, तो वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, वो कहलाता है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल लैटिस कहने का मतलब जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो रेगुलर अरेंजमेंट किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को शॉर्ट फॉर्मेट में लिख देता हूँ। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D स्पेस, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस का कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये रेगुलरली अरेंज होंगे पूरे आपके नेटवर्क में। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D स्पेस। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये मेरा मार्कर है, तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर का क्या है, कैप है, तो ये आपका 3D बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये आपका है, ये आपका पीछे का सरफेस है, और ये जो आपका ये है, ये आपका सामने का सरफेस है। तो इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होंगे कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। इस तरीके से ये आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अरेंज होंगे। मैं ये सिर्फ आउटर बॉर्डर का बनाया हूँ, अंदर भी होंगे। तो क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर में अरेंज हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि ये क्रिस्टल है और ये उसका 3D स्ट्रक्चर, इसीलिए क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, ये आपका एक क्या है, मान लीजिए सॉलिड का एक टुकड़ा है जो कि क्यूब फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे मेरे क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मान लीजिए हर कॉर्नर में उपस्थित हैं, ठीक है। ये जो आपका डॉट बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं, ये मेरे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलता है, रेगुलर अरेंजमेंट। देखिए सब रेगुलर अलाइंड है, सब एक क्यूब के फॉर्मेट में ही, सबका डिस्टेंस ए है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये क्या है, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है।
इन 3D स्पेस, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर 3D में बना हुआ है, इसीलिए हम इस पूरे डायग्राम को क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्लियर। अब इसमें मेन चीज़ पढ़ने के बाद ये है कि जिस पॉइंट पे, अब तो यहाँ पे देखिए इतना जो स्पेस है मेरा, इस पे तो कोई भी मेरे कांस्टेंट पार्टिकल लाई नहीं कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरा कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन 3D स्पेस, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो ये मेरा पूरा क्रिस्टल लैटिस है। अब क्रिस्टल लैटिस के हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, लैटिस पॉइंट। तो आपके क्रिस्टल लैटिस में सिर्फ इतना ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आपका फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का वो क्या था, यूनिट सेल। तो बढ़ते हैं यूनिट सेल की तरफ। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमको घर बनाना है, मान लीजिए मेरे को ऐसा कुछ घर बनाना है, ठीक है। हम लोग ड्राइंग बनाते थे, ऐसा घर, यहाँ पे ऐसा आपका रहता था, यहाँ पे आपकी विंडो रहती थी, ठीक, यहाँ से ऐसा कुछ रास्ता रहता था। तो अब घर बनेगा तो घर किससे बनेगा, ब्रिक से बनेगा। और ब्रिक्स क्या होता है आपका, क्यूबॉइड, जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फिक्स्ड रहता है। आपका जो घर बना हुआ है ईंटा से बना हुआ, ईंटे का जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट फिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं यहाँ पर इतना बड़ा ईंटा लगा है, अगला ईंटा इतना बड़ा हो गया, फिर ऐसा छोटा ईंटा जोड़ जोड़, ऐसा तो नहीं है। हम प्रॉपरली सेम लेंथ, वेट, हाइट का ईंटा यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके से आपका ये बना हुआ होता है, आपका लेंथ, वेट, हाइट ईंटे की सेम होती है। तो हम इस घर किससे बना हुआ है, ब्रिक से। सबसे छोटा यूनिट क्या है, ब्रिक्स है। ब्रिक्स को ही जोड़ जोड़ के पूरा घर बना हुआ है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल। घर का यूनिट सेल क्या हो गया आपका, ब्रिक्स। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या बोलता है, द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ, smallest and simplest fundamental unit of any crystal lattice which repeat again and again throughout the 3D space या फिर throughout the lattice is called unit cell। ठीक। स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटा और फंडामेंटल यूनिट, जिसको अगर हम बार बार रिपीट करें जिससे कि मेरा क्या बन जाए, पूरा क्रिस्टल लैटिस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल। अब देखिए जो हमारा क्या है, कोई भी अगर हम सॉलिड की बात करें, जैसे मान लीजिए मेरा ये एक सॉलिड है, ठीक है। अब इस सॉलिड में कितने सारे लैटिस होंगे, छोटे छोटे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसीलिए सारे क्या होंगे, रेगुलर फैशन में अटैच होंगे। अगर मैं ये देखूं, इसको अगर मैं जूम करके देखूं तो ये मेरा कुछ 3D में कुछ ऐसा दिखेगा जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे हर कॉर्नर पे। तो इसी को मैं यहाँ पे ये बार बार रिपीट करके मैं अपना ये पूरा सॉलिड बना रहा हूँ। तो इस पूरे सॉलिड का, इस पूरे 3D स्ट्रक्चर में जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, ये है, जो कि ये था। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फंडामेंटल यूनिट, इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, यही है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द 3D स्पेस। ये पूरे क्रिस्टल के 3D स्पेस में ये बार बार रिपीट होते जा रहा है, जिससे कि ये पूरा का पूरा सॉलिड का स्ट्रक्चर बने, क्रिस्टल लैटिस बने। उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका इससे क्वेश्चंस आते हैं। स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एनी क्रिस्टल, ठीक है, विच रिपीट्स again and again throughout the 3D space or throughout the lattice is called unit cell।
तो यूनिट सेल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन। तो थैंक यू वेरी मच।